टॉपिक का नाम है भारत में मिट्टियाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोई बताएगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग 8 प्रकार की मिट्टी हैं जिनका वर्णन किया गया है। और 8 प्रकार की कौन कौन सी मिट्टियां हैं ये देख लो। तो जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, पीट मिट्टी है, जिसे जैविक मृदा भी बोलते हैं। तो इन मिट्टियों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मिट्टी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की खास बात क्या है, किस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी का विकास होता है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है इसका विकास हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा, हिमालय से कुछ नदियां आती हैं, काफ़ी सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आती हैं, बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारी गाद, कीचड़ और ये सब निक्षेप, अवसाद, बहुत सारे अवसादों के निक्षेपों से इसका विकास होता है जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, और ये मिट्टी मोस्टली कहाँ मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी मोस्टली आपको तटीय इलाकों में देखने को मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी को कांप या कछारी मृदा भी बोला जाता है। देखो लिखा है कांप या कछारी मृदा। ठीक है, खास बात क्या है और क्या खास बात है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है ये, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है ये मिट्टी। ठीक है, और कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जलोढ़ मृदा। और इस मिट्टी में पोटास है, चूना है, इस सब की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। पोटास, चूना। कुछ चीज़ें कॉमन है जो आपको बता दे रहे हैं, जैसे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है या ह्यूमस है, पोटेशियम है। ठीक है, तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इन चीज़ों की आपको मोस्टली इन चीज़ों की कमी देखने को मिलेगी, सारी मिट्टियों में कमी देखने को मिलेगी मोस्टली। ठीक है, तो कभी इस तरह का क्वेश्चन आए कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन या पोटेशियम या फास्फोरस की कमी है, तो लगा देना हाँ कमी होती है, क्योंकि मोस्टली सब में मिलेगी। आपने सुना होगा एनपीके मिलाते हैं मिट्टी में, एनपीके, यूरिया सुना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, किस अनुपात में, कोई बताएगा? एनपीके का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, किस अनुपात में मिलाते हैं? 4:2:1 के अनुपात। ये एक आदर्श रेशियो होता है जिसे माना जाता है और मिलाया जाता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। इस मिट्टी में मुख्यतः गेहूं है, गन्ना है, जौ है, दाल है, तिलहन है। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में जूट की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, समझ गए? तो ये सारी फसलों को उगाया जा सकता है, मोस्टली फसलों को उगा सकते हो। जलोढ़ मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ होती है और अच्छी मिट्टी मानी जाती है, और भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी भी यही पाई जाती है। सर्वाधिक, अगर पूछे सर्वाधिक विस्तृत मृदा कौन सी है, ठीक है, यही है, भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये मिट्टी। ठीक है, बात करते हैं लाल मिट्टी की। लाल मिट्टी दूसरे नंबर पे आती है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टियों में, ये सेकंड नंबर पे आती है। कहाँ मिलेगी? इस मिट्टी का विकास जो है दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विकास आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है। लाल क्यों होती है मिट्टी? फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड, कुछ भी बोल लो, बात एक ही है। तो अगर किसी भी मिट्टी का रंग लाल है तो याद रखना लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है अगर मिट्टी में
अगर इसकी मात्रा है, उपस्थित है अगर इस मिट्टी में, तो मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, देखो यही लाइन लिखी है यहाँ पे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, पोटास, ह्यूमस, इनकी क्या होती है, कमी। तो ये आपको हर मिट्टी में देखने को मिलेगी, कमी ही देखने को मिलेगी। अब लाल मिट्टी में क्या क्या कर सकते हैं, किस किस की खेती कर सकते हैं? बाजरा है, मूंगफली है, वैसे भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकास होता है। ठीक है, तो मोटे अनाज टाइप बाजरा मूंगफली कर सकते हो, आलू की खेती भी कर सकते हो, तम्बाकू वगैरह भी कर सकते हो लाल मिट्टी में। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी सर्वाधिक विस्तृत मृदा है वो है काली मिट्टी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई सारे पॉइंट्स बन जाते हैं इस मिट्टी से, तो इसलिए इससे पूछ भी लेता है क्वेश्चन। काली मिट्टी जो है वो तीसरे नंबर पे आती है, और सबसे ज़्यादा इस मिट्टी का जो विस्तृत भाग है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र है, कि दक्कन का ट्रैप है, वहाँ पे उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास हुआ है। इसके अलावा यह मिट्टी आपको मध्य प्रदेश के मालवा पठार, गुजरात और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार है, गुजरात है, दक्षिण यूपी है, यहाँ पे मिलेगी। इस मृदा का निर्माण जो है कैसे होता है? तो इस मृदा का निर्माण जो है वो लावा पदार्थों के विखंडन से, लावा पदार्थों के विखंडन से इस मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी बोला जाता है। इस मिट्टी को करेल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, करेल बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है चेरनोजम, चेरनोजम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, काली मिट्टी है, इसकी खास बात यह है कि इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इस मिट्टी में, काली मिट्टी में। ठीक है, तो जब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद जब ये सूखती है तो चटक जाती है, दरारें पड़ जाएंगी, आपको देखने में दरार है। तो दरारें पड़ जाने की वजह से ही इस मिट्टी को जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। देखो स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसी को बोला जाता है, किसको? काली मिट्टी को। और एक क्वेश्चन आता है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कौन सी? काली, काली मिट्टी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कपास किसी और मिट्टी में उगा नहीं सकते, कपास और मिट्टियों में भी उग सकता है, लेकिन सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है कपास के लिए ये काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की खास बात क्या है? लेटेराइट मिट्टी वहां मिलेगी जहां 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो और टेम्परेचर भी कैसा हो? ज़्यादा हो। ये दो कंडीशन है, अगर इन दो कंडीशन को फुलफिल किया जा रहा है तो वहाँ लेटेराइट मिट्टी मिलेगी, जहाँ 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा हो रही हो और टेम्परेचर भी कैसा हो? हाई टेम्परेचर हो, वहाँ पर आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। और क्या खास बात है? और ख़ास ये बात है कि जब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो पानी से बह जाएंगे, पानी के साथ बह जाएंगे। तो जैसे चूना है या सिल्का है, ठीक है, चूना, सिल्का। सिल्का क्या होता है? सिल्का मिट्टी को मुलायम बनाता है, लेकिन सिल्का अगर पानी सिल्का मिट्टी से निकाल दिया जाए तो मिट्टी जो है वो काफ़ी कठोर हो जाती है। यही इसकी खास बात है कि चूना और सिल्का का निच्छालन हो जाता है, मतलब चूना सिल्का पानी के साथ बह जाता है। बचता क्या है मिट्टी में? तो लोहे के ऑक्साइड, एल्युमिनियम के यौगिक, ये मिट्टी में बचते हैं। तो जब लोहे के ऑक्साइड, एल्युमिनियम बच रहा है तो आपको पता ही है कि लोहे के ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड अगर मिट्टी में है तो मिट्टी कैसी होगी? किस रंग की? लाल। तो ये मिट्टी भी कैसी होगी? लाल रंग की होगी। ठीक है, देखो वही लिखा है, उपस्थिति कारण मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। अब जब इस मिट्टी में सिल्का और चूना का निच्छालन हो जाता है, तत्पश्चात आप देखोगे इस मिट्टी में, जब इस मिट्टी में पानी पड़ता है, जब इसमें मिट्टी में पानी मिलाया जाता है तो ये मिट्टी काफ़ी मुलायम हो जाती है, लेकिन ये मिट्टी सूखने के बाद कठोर हो जाती है। जब ये सूखती है
तो ईंट जैसी कठोर हो जाती है, ईंट जैसी कठोर। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि ईंटों के निर्माण में सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो यही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है ईंट किसी और मिट्टी से नहीं बना सकते, इस किसी और से ही बना सकते हो, लेकिन सबसे अच्छी मिट्टी अगर मानी जाती है ईंटों के निर्माण के लिए तो वो यही है, क्योंकि उस मिट्टी से पानी को बिल्कुल हटा दो, पानी खत्म, तो मिट्टी कैसी हो जाती है, ईंट जैसी कठोर हो जाती है। देखो ये लिखा है। अब बात करते हैं कि भारत में लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है, केरला। इसके बाद महाराष्ट्र। ये मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती। ऑब्वियसली बात है कि जब उसमें है ही नहीं, पानी की मात्रा अगर खत्म होती है तो मिट्टी कठोर हो रही, तो कौन सी फसल उगेगी। ज़्यादा फसलें नहीं उगा सकते, लेकिन सिंचाई वगैरह डाल करने के बाद, खाद वगैरह लगाने के बाद जो है आप इसमें चाय है, काजू है या मसाले हैं, इन सब की खेती कर सकते हो। ये तो लेटरल मिट्टी की बात होगी। अब बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी की। अब पर्वतीय मिट्टी की खास बात क्या है। पर्वतीय मृदा का विकास जो है वो सामान्यतः पर्वतीय ढालों पर होता है। कहाँ पर, पर्वतीय ढालों पर। ठीक है, अब पर्वतीय ढालों पर खास बात यह है कि मान लो कि कोई पर्वत है और इन पर्वतों में सबसे ज़्यादा समस्या यही रहती है कि मिट्टी का इरोजन बहुत ज़्यादा होता रहता है, मिट्टी बहती रहती है। जो पानी वगैरह बरसात हो रही है या नदियाँ वगैरह निकल रही हैं तो मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कटाव होता है। दूसरी समस्या ये रहती है कि पर्वतों के पेड़ काट दिए जाते हैं। जब पेड़ कट जाते हैं तो ऑब्वियस बात है मिट्टी का बहाव जो है वो तेज हो जाता है, मिट्टी बहना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधों की जड़ें जो है मिट्टी को जकड़े रहती हैं। कोई घास है या पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी को जकड़े रहती हैं। अब ये सब खत्म हो जाए, पेड़ काट दिए जाते हैं तो फिर ये मिट्टी बहना स्टार्ट हो जाती है। फिर चाहे कितना बड़े से बड़ा पहाड़ हो वो भी ढहना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर मृदा अपरदन की समस्या रहती है इन क्षेत्रों में। ठीक है, और पर्वतीय इलाकों में जो मिट्टी होती है पहाड़ों पर वो परतों के रूप में होती है। ये मिट्टी अप्रौढ़ अवस्था में, इमेच्योर। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये मिट्टी कैसी होती है, इमेच्योर है, अप्रौढ़ मृदा है। ठीक है, पर्वतीय मृदा अम्लीय प्रकृति की होती, कैसी होती, एसिडिक। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। इस मिट्टी में जीवाश्मों की क्या होती है, अधिकता पाई जाती है। काफी ज्यादा जीवाश्म आपको देखने को मिलेंगे इस मिट्टी में। केवल ये ही एक ऐसी मिट्टी है जिसमें जीवाश्म मिलेंगे, बाकी जीवाश्मों की कमी मिलती है हर जगह। परंतु पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी, देखो ये पोटास, फास्फोरस, चूने की तो कमी मिलेगी मिलेगी। यह मिट्टी बागवानी खेती के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। पर्वतीय मिट्टी बागवानी खेती में, जैसे चाय है, कहवा है, मसाले हैं, फलों की खेती है, ये सब कर सकते हो आप इस मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में आराम से हो जाएगा। बात करते हैं शुष्क और मरुस्थलीय मृदा। इसकी खास बात क्या है। देखो, जहां जैसा इन्वायरमेंट होता है, जहां जैसा इन्वायरमेंट वहां वैसी ही आपको वनस्पति और उसी हिसाब से मिट्टी मिलती है। हर जगह आपको अलग अलग प्रकार की मिट्टी, वनस्पति वनस्पति में बदलाव देखने को मिलेगा। पर्वतीय इलाकों में चले जाओ, अलग प्रकार की आपको मिट्टी, अलग प्रकार के आपको जो है वनस्पति देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट अलग है। ठीक है, तो वहां पे अलग एनवायरनमेंट है, तो पर्वतीय इलाकों में अलग प्रकार के टुंड्रा प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। आप आ जाओ मैदानी इलाकों में अलग प्रकार के वन। आप रेगिस्तानी डेजर्ट इलाके में जाओ तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि पानी की शॉर्टेज होती है भाई, इस इलाके में पानी की शॉर्टेज है। ठीक है, 70 सेंटीमीटर से तो कम वर्षा हो रही है इन इलाकों में। मरुस्थलों का विकास कहाँ होता है, जहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही हो। ठीक है,
तो वहाँ मरसलों का विकास होता है, पानी की मात्रा है नहीं ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वनस्पतियों के पैटर्न बदल जाते हैं। वनस्पतियों ने क्या किया, पानी की कमी की वजह से मरुस्थलीय इलाकों की वनस्पतियों ने अपनी पत्तियों को क्या कर लिया, छोटा बना लिया, क्योंकि बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी तो पानी का इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पत्तियों को छोटा बना लिया। पेड़ पौधे कैसे हो गए, कटीले हो गए। तो आप देखोगे मरुस्थलीय इलाकों में पेड़ पौधे कटीले देखने को मिलेंगे, पत्तियां छोटी छोटी देखने को मिलेंगी, और इन इलाकों के पेड़ों की जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं। मरुस्थलीय इलाकों के पेड़ों की जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी की तलाश में नीचे तक चली जाती है। ठीक है, तो वो पानी की तलाश में नीचे तक चली जाती है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, तो शुष्क मृदा का विकास अत्यधिक तापमान वाले शुष्क जलवायु क्षेत्रों में हुआ है। इन क्षेत्रों में नगण्य वर्षा और अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण मृदा में कम नमी तथा कार्बनिक पदार्थों में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थों और ह्यूमस की, यहाँ देखो ह्यूमस की कमी मिल रही है। वैसे भी ह्यूमस की कमी आपको हर मिट्टी में मिलेगी। कम वर्षा हो रही है, अत्यधिक वाष्पीकरण हो रहा है, मृदा में नमी की कमी है। तो एग्रीकल्चर की दृष्टिकोण से ये मृदा ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, अनुपजाऊ है। और ये मिट्टी कहाँ मिलेगी, जहाँ रेगिस्तान वाला रीजन है, थार मरुस्थल, कहाँ कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, उत्तरी गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में मिलेगी। इस मृदा में रेत की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको। अब रेत की मात्रा ज़्यादा है तो क्या क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम है, लोहा है, फास्फोरस है, ये पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। लेकिन नाइट्रोजन और ये ह्यूमस का अभाव होता है। नाइट्रोजन और ह्यूमस का क्या मिलेगा, अभाव। ह्यूमस समझ रहे हो क्या होता है ह्यूमस? क्यों, क्या होता है ह्यूमस? सर जीवाश्म। जीवाश्म। और जीवाश्म में क्या होता है? अरे मिट्टी में जो छोटे छोटे मतलब जैसे पेड़ पत्तियां गिर जाती हैं तो हाँ, वो गल जाती है मिट्टियों में, मरे मिट्टियों में। हुए जीव जंतु, जी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जी। वनस्पति, सड़ी गली वनस्पतियां, ये ह्यूमस कहलाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस का क्या होता है, अभाव मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इस मृदा में फास्ट सामान्यतः कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को उगाया जा सकता है। ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इन फसलों को उगाते हैं। ठीक है, और आप देखोगे नाइट्रोजन की नाइट्रोजन का अभाव, और मिट्टी के लिए वैसे भी पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन काफ़ी ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन पेड़ पौधों की ग्रोथ में काफ़ी सहायता करता है। लेकिन पेड़ पौधे नाइट्रोजन को कभी डायरेक्टली नहीं लेते। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। क्योंकि आपको पता ही है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन 78% नाइट्रोजन डायरेक्टली ले तो नहीं पाएंगे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, और नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कुछ बैक्टीरियाज हैं जो करते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया, और देखना कौन कौन से ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो इसकी ग्रोथ। एनाबीना, नॉसॉक, हाँ, तो एक बार ग्रुप में लिख देना, सब लोग जान नील जाएंगे। नील। नील जी हरित जी, नील शैवाल, हरित शैवाल। राइजोबियम बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया है जो जो नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करते हैं, मिट्टी में बढ़ाते हैं। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ मिलता है? लेग्यूमिनस पौधों में मिलेगा। लेग्यूमिनस पौधों में, फलीदार पेड़ पौधों में, जैसे दालें हैं, मटर है ना, मोटे अनाज हैं जो, उनमें उनमें आपको लेगुमिनस, जो इन्हें उन्हें लेगुमिनस बोलते हैं, C4 प्रजाति के पौधे। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पर पाया जाता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है, अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। जब ऑब्वियस सी बात है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, जब बढ़ जाएगी
तो हम कह सकते हैं कि कौन सा उर्वरक मिलाने के पश्चात मिट्टी में नाइट्रोजन मिलाने की कौन सी फसलें उगाने के पश्चात, क्योंकि लेगुमिनस फसलों में मिलेगा, फलीदार पेड़ पौधे हैं उनमें आपको राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा। तो क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की फसलों को उगाने के पश्चात नाइट्रोजन उर्वरक को मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो क्या बताओगे? फलीदार पेड़ पौधे, दालें हैं, दालों की खेती करने के पश्चात जो है मिट्टी में नाइट्रोजन मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दालें खुद ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर देंगी, मिट्टी में अच्छी खासी मात्रा नाइट्रोजन की हो जाती है। समझ गए? ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं लवणीय मृदा की। लवणीय मृदा का विकास शुष्क, अर्ध शुष्क व अनूप क्षेत्रों में होता है। ठीक है। लवणीय मृदा का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं व सुंदरबन क्षेत्रों में पाया जाता है। डेल्टाओं व सुंदरबन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा कच्छ के रण में भी लवणीय मृदा का प्रसार पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा कच्छ के रण में भी लवणीय मृदा का प्रसार पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। जिप्सम है, पायराइट है, इसका प्रयोग कर लवणीय मृदा को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो अगर लवणीय मृदा है तो लवणीय मृदा को खेती योग्य बनाने के लिए, कृषि योग्य बनाने के लिए क्या मिलाओगे? जिप्सम मिला दो, पायराइट मिला दो, इनको मिला के मिट्टी को खेती योग्य, कृषि योग्य बना सकते हो। जैसे मान लो अगर मिट्टी अम्लीय है तो अम्लीय मिट्टी में क्या मिलाओगे? चूना। ठीक है। तो अम्लीय मिट्टी में चूना को मिला दो तो खेती कृषि योग्य बन जाएगी मिट्टी वो, क्योंकि अम्लीय है तो कोई क्षार मिलाओ, और क्षार होता है चूना, क्योंकि अम्ल को क्षार ही काट सकता है। इस प्रकार मृदा में धान, गन्ना, अमरूद, आंवला, ये सब बरसीन, जामुन जैसी फसलों को आप उगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जैव मृदा एवं पीट मृदा। अब जैव मृदा या पीट मृदा क्या होती है? इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्रों में, जल भराव वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। कैसी? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है इस मिट्टी में। इसके कारण मृदा में अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, अम्लीयता बढ़ जाती है इसी वजह से। भारत में पीट मृदा वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति का अधिक विकास हुआ है। ठीक है। तो जहां जहां पर आपको पीट मृदा देखने को मिलेगी, पीट मृदा वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। यह मिट्टी अम्लीय स्वभाव की होती है। ठीक है। ये दलदली मिट्टी बोलते हैं इसको। तो अम्लीय स्वभाव की होती है। जहाँ जल भराव वाले क्षेत्रों में जहाँ पानी ज्यादा होगा वहां पे आपको ये मिट्टी मिलेगी। फेरस या आयरन होने से प्रायः इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई मिट्टियों की। बाकी ये देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11 मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है और कुछ फैक्ट दे रखे हैं। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि वाला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्य कौन सा है? राजस्थान। सर्वाधिक लवणीय मृदा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। क्षारीय मृदा वाले क्षेत्र कौन से हैं? यूपी में है। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। बताओ किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है? ठीक है।